हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू चैनल टीचिंग सब्जेक्ट। और नेक्स्ट पार्ट जो हम मेरा है उसमें पढ़ना है हमको सॉइल एंड इट्स टाइप। तो मिट्टी और उसके प्रकार के बारे में हमको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ना है, जिसमें कि हम इस पार्ट में आपको मिट्टी और उसके बारे में डिटेल बताएंगे। दोस्तों, मिट्टी कहते किसको है? तो मिट्टी हम किसको बोलेंगे? भूपृष्ठ के ऊपरी भाग जो चट्टान के टूटने से फूटने से बनता है और वह पतला आवरण के रूप में भूपृष्ठ के सबसे ऊपरी स्थल पर फैला हुआ होता है, जिसमें कि आवश्यक पोषक तत्व, पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व पाया जाता है, उसी को हम मिट्टी कहते हैं। और मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मिट्टी के अध्ययन को हम लोग कहते हैं पेडोलॉजी। जिस शाखा के अंतर्गत हम मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं या मिट्टी के बारे में जानते हैं या मिट्टी के बारे में हम शोध करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी। ठीक है। तो अब हम देखेंगे मिट्टी कहते किसको, समझ गए? मिट्टी का अध्ययन को किसको कहते हैं? पेडोलॉजी। और मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, इसको भी हम देखेंगे। तो मिट्टी के निर्माण के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उसमें से कुछ कारण हम यहाँ पर आपको बताएंगे। मिट्टी के निर्माण का सबसे पहला कारण है प्रेंट रॉक्स। तो जनक चट्टान जो होते हैं, मिट्टी के निर्माण जनक चट्टान से ही होता है, क्योंकि जनक चट्टान के पर बहुत लंबा समय के बाद उसमें क्षरण होता है, हवा के द्वारा क्षरण होता है, जलवायु के द्वारा क्षरण होता है, वर्षा होता है उससे क्षरण होता है। धीरे 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 जो चट्टानें हैं वो धीरे धीरे टूटते फूटते फूटती है और वो जा कर के मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है। दूसरा है जलवायु। किसी भी चीज़ पर जलवायु का असर पड़ता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से वो वस्तु धीरे 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 क्या होता है, परिवर्तित होते 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 उसका अपना गुण समाप्त हो जाता है और वो मिट्टी में परिवर्तित हो जाता है। तीसरा है जैविक कारक। बहुत सारे ऐसे पदार्थ है जो धीरे धीरे मिट्टी के नीचे दब जाता है या बाहर में फैला हुआ है, उस पर क्या है, ऑर्गेनिक कारण से वो धीरे धीरे मिट्टी में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा है उचावच या ढाल। उचावच या ढाल या स्रोत जिसको कहते हैं, उसमें भी क्षरण होता है और धीरे धीरे वो जो ढाल है वो टूट टूट कर नीचे आते रहता है और मिट्टी का निर्माण होते रहता है। तीसरा सबसे लास्ट है पांचवा, टाइम। टाइम बहुत लंबे समय तक किसी भी चीज़ को आप अगर खुले आसमान के नीचे छोड़ते हैं तो धीरे 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 वो भी मिट्टी में परिवर्तित होता है। और भी बहुत सारे कारण हैं जहाँ से मिट्टी का निर्माण होता है। नेक्स्ट चलेंगे, मिट्टी के प्रकार देखेंगे। मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं? तो मिट्टी के रंग, उर्वरा शक्ति, रासायनिक प्रतिक्रिया, कणों के गठन इत्यादि के आधार पर भारत की मिट्टी को 7 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में भारत की मिट्टी को बांटा गया है? 7 भागों में। किस किस बेस क्या है? तो उसका रंग, कलर कैसा है, उसकी उर्वरा शक्ति कैसी है, उसका रासायनिक प्रतिक्रिया क्या है, कणों का गठन कैसा है, इसी सब को बेस बनाकर भारत में जो मिट्टी है उसको 7 प्रकार की मिट्टी में बांटा गया है। पहला मिट्टी है काली मिट्टी या लावा मिट्टी या रेगूर मिट्टी। हम इसको तीनों नाम से याद रखेंगे: काली मिट्टी, लावा मिट्टी, रेगूर मिट्टी, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ब्लैक सॉइल यानी काली मिट्टी। दूसरा है लाल और पीली मिट्टी, रेड या येलो सॉइल। तीसरा है लेटराइट मिट्टी। चौथा है जलोढ़ मिट्टी, अलुवियल सॉइल। पांचवा है मरुस्थलीय मिट्टी, डेजर्ट सॉइल। छठा है नमकीन या खारी मिट्टी, सैंडाइन सॉइल। और सातवां है पर्वतीय मिट्टी, माउंटेन सॉइल। तो ये 7 प्रकार की मिट्टी हमारे भारत में पाए जाते हैं। इसका बेस है रंग, उर्वरा शक्ति, रासायनिक प्रतिक्रिया, कणों का गठन के प्रकार पर इसको विभाजित किया गया है। अब हम देखेंगे कि लावा या काली मिट्टी या रेगूर मिट्टी किसे बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, हम ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके क्वेश्चन 100% जब भी मिट्टी से आएगा तो इसी के अंदर से आएगा, इसलिए आप इसको ध्यान से समझें और सुने। और ये पीडीएफ हम टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल देंगे, वहाँ से इसी को डाउनलोड करके और पढ़ें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत होता है, समझ में नहीं आता है, तो कमेंट करें। कमेंट में आप करें कि यह टॉपिक हमको समझ में नहीं आ रहा है। हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले उसको थोड़ा सा हम डिटेल में आपको बता देंगे।
अब देखते हैं लावा या काली या रेगूर मिट्टी या ब्लैक सॉइल किसे बोलते हैं। इस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी के उद्गार से निर्मित बैसाल चट्टान होता है, बैसाल चट्टान के विखंडन से हुआ है। किस चट्टान के विखंडन से रेड मिट्टी का ब्लैक मिट्टी का निर्माण हुआ है? ये फर्स्ट क्वेश्चन है, बैसाल चट्टान के विखंडन से किसका उद्गार हुआ है? ब्लैक सॉइल का। और इसका रंग काला होता है। और काला क्यों होता है? तो टाइटेनियम नमक की अधिकता के कारण इसका रंग काला होता है। आपको यहाँ से दो क्वेश्चन एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है डायरेक्ट पूछ सकता है कि जो ब्लैक सॉइल के निर्माण किससे होता है? तो ब्लैक सॉइल का निर्माण बैसाल चट्टान के टूटने से या विखंडन होने से या क्षरण होने से होता है। तो दूसरा क्वेश्चन है, इसका रंग काला क्यों होता है? तो इसका रंग काला टाइटेनियम नमक के अधिकता के कारण ब्लैक सॉइल का रंग काला होता है। तो दो क्वेश्चन आपका यहीं से बनता है। नेक्स्ट है, इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की कमी होती है, ह्यूमस का भी अभाव होता है। इस मिट्टी में कले की अधिकता होती है, अतः यह मिट्टी काफ़ी चिपचिपी और लसदार होती है। आपका ये यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा कि काली मिट्टी में किस चीज़ की अधिकता होती है? तो काली मिट्टी में क्ले की अधिकता होती है, जिसके कारण ये मिट्टी काफ़ी लसदार होती है, चिपचिपा होती है, एक दूसरे से काफ़ी सटा हुआ होती है। और तीसरा है कि जल के संपर्क में आने से यह मिट्टी क्या होती है? फैलती है। लेकिन जैसे 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 इसमें पानी सूखेगा, ये मिट्टी में दरार पड़ती है और मोटा मोटा दरार पड़ता है, जिसके कारण जो पानी सूखता है, सूखने के बाद इसमें ये मिट्टी चिपचिपी होती है, सारे मिट्टी एक साथ चिपकते हैं, तो चिपकने के बाद ये मोटी मोटी दरारें इसमें पड़ जाती है। तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ से भी आपको आ सकता है कि इस मिट्टी का काली मिट्टी में किस चीज़ की अधिकता होती है? तो काली मिट्टी क्ले की अधिकता होती है, यानी मिट्टी लसेदार और चिपचिपी होती है। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि काली मिट्टी पर जब जल के संपर्क में आता है तो क्या होता है? तो ये जल के संपर्क में आने पर फैलता है, और जैसे जैसे जल इसमें से पानी कमेगा या ख़त्म होगा, तो ये मिट्टी क्या होती है? बड़ी बड़ी मोटी मोटी दरारें इस मिट्टी के अंदर पड़ जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इस मिट्टी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा कि इसमें सबसे ज़्यादा नमी धारण करने की क्षमता किस में होती है। उसमें आपको लेटराइट मिट्टी दे देगा, ब्लैक सॉइल दे देगा, रेड सॉइल दे देगा, और भी सारे ऑप्शन दे देंगे, उसमें से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा नमी धारण करने की क्षमता किस में होती है? ब्लैक सॉइल में होती है। अतः यह मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होता है, जिसके वजह से ये मिट्टी काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ हो जाता है, क्योंकि इसमें नमी धारण करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इस मिट्टी में कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, ब्लैक सॉइल सबसे ज़्यादा कपास के उत्पादन के लिए फेमस है। ब्लैक सॉइल सबसे ज़्यादा, ब्लैक सॉइल में किस चीज़ का उत्पादन होता है? तो कपास का उत्पादन ब्लैक सॉइल में सबसे ज़्यादा होता है, आप इसको ध्यान रखेंगे। इसके अलावा गन्ना, मूंगफली, ज्वार इत्यादि फसल इसमें उत्पादन होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्पादन कपास का होता है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है और कई बार पूछा गया है कि काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका होता है? तो कपास की। चट्टान के वैसे कण जिसका व्यास 1/512 मिलीमीटर से 1/8182 मिलीमीटर तक होता है, इसे क्ले कहते हैं। आप इसको नहीं समझिए। भारत में यह मिट्टी दक्कन के लावा पठार पर, विशेषकर महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिमी भाग, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश के भाग तथा झारखंड में राजमहल पर्वतीय क्षेत्र इत्यादि में पाई जाती है। तो मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है? दक्कन के लावा के पठार पर, महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, पश्चिमी मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग में, कर्नाटक में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में, और झारखंड के राजमहल पहाड़ी पर यह मिट्टी की अधिकता होती है। तो ब्लैक सॉइल में आपने क्या पढ़ा? इस मिट्टी का निर्माण बैसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से होता है। दूसरा कि इसमें टाइटेनियम नमक की अधिकता के कारण इसका कलर ब्लैक होता है। इस मिट्टी में क्ले की अधिकता होती है, जिसके कारण ये चिपचिपा होता है। यह मिट्टी जल के संपर्क में आने पर फैलती है तथा जैसे ही जल की कमी होती है, इसमें मोटी मोटी दरारें पड़ जाती है। नेक्स्ट है, इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, जिसके वजह से ये बहुत उपजाऊ होता है। और इस मिट्टी में
सबसे ज़्यादा जो है कपास की खेती के लिए ब्लैक सॉइल जाना जाता है। नेक्स्ट है, ये मिलता कहाँ है, तो लावा के पठार पर, दक्कन के लावा के पठार पर, महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में, कर्नाटक में, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भाग तथा झारखंड में राजमहल पर्वतीय क्षेत्र में यह मिट्टी पाई जाती है। तो कुछ टॉपिक इसके बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने आपको हाईलाइट कर दिया है, इसको याद रखिएगा। और नेक्स्ट हम दूसरी मिट्टी देखेंगे, टाइप्स ऑफ मिट्टी में, टाइप्स ऑफ सॉइल की दूसरी टाइप्स है लाल या पीली मिट्टी। इस मिट्टी का निर्माण रवेदार आग्नेय चट्टान की परिवर्तित चट्टानों के विखंडन से हुआ है। हमने पिछले ब्लैक सॉइल में देखा था कि उसका निर्माण किस चीज़ से हुआ, बैसाल चट्टान के टूटने फूटने से उस मिट्टी का निर्माण हुआ था। लेकिन लाल या पीली मिट्टी का निर्माण रवेदार आग्नेय या परिवर्तित चट्टानों के विखंडन से होता है। लाल मिट्टी का निर्माण किससे होता है, रवेदार आग्नेय और परिवर्तित चट्टानों के विखंडन से लाल मिट्टी का निर्माण होता है। इसके कण बड़े बड़े होते हैं, जैसे हमने उसमें बताया था कि ब्लैक सॉइल का कण एकदम पतला होता है और चिपचिपे की आकार की होती है, क्योंकि इसमें क्ले की मात्रा पाई जाती है, जिससे मिट्टी एक दूसरे में आपस में चिपक जाते हैं और पानी जैसे ही उसमें जल का संपर्क करता है वो फैलता है और जल खत्म होता है तो उसमें मोटी मोटी दरारें पड़ती हैं। इसी प्रकार से हमने यहाँ देखेंगे कि इस मिट्टी का निर्माण रवेदार आग्नेय चट्टान पर्वतीय चट्टान से के विखंडन से हुआ है। और वहीं पर लाल मिट्टी का कण मोटा मोटा होता है तथा ये कण क्या होते हैं, छिद्रदार होते हैं, जिसमें आसानी से पानी पास कर जाता है। और नेक्स्ट है जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो है कि लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होती है। तो इस मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, इस मिट्टी का रंग लाल इसलिए होता है कि इसमें लौह ऑक्साइड की अधिकता होती है। कहीं कहीं यह पीलापन लिए हुए दिखाई देती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तथा जैविक पदार्थों की कमी होती है, परंतु चूना पाया जाता है। लाल मिट्टी में क्या पाया जाता है, चूना की अधिकता होती है। दूसरा होता है कि लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण इस मिट्टी का कलर क्या होता है, लाल होता है। और दूसरा क्या है, इसमें चूना पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति निम्न होता है, जिसमें मोटे अनाज की अधिक उगाए जाते हैं, जैसे ज्वार, बाजरा, राई, मकई, ये सब इसमें उगाया जाता है, क्योंकि इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति निम्न प्रकार की होती है, मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है। कौन सी मिट्टी, लाल मिट्टी, रेड सॉइल या येलो सॉइल। भारत में यह मिट्टी आंतरिक प्रायद्वीपीय पठार में पाई जाती है, जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग तथा छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग, झारखंड, पश्चिम बंगाल के कुछ भाग में ये मिट्टी पाई जाती है। तो रेड सॉइल में हम क्या देखें, रेड सॉइल में सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो रवेदार या आग्नेय चट्टान या पर्वतीय चट्टान के विखंडन से इसका निर्माण होता है। इसका कण बड़े बड़े होते हैं, यह छिद्रदार होती है। लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसका रंग क्या होता है, काला, इसका रंग लाल होता है। और इस मिट्टी में चूना की अधिकता होती है, किसमें, लाल मिट्टी में चूना की अधिकता होती है, जिसमें उर्वरा शक्ति कम होता है, जिसके कारण इसमें सिर्फ मोटे अनाज उगाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट मिट्टी है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी, इस मिट्टी का निर्माण अधिक तापमान, अधिक वर्षा वाले भागों में होता है। अब देख लीजिए, जो लेटराइट मिट्टी है उसका निर्माण कब होता है, जहाँ पर वर्षा का अधिक मात्रा में वर्षा होती है और अधिक तापमान पड़ता है, वहाँ पर किस मिट्टी का निर्माण होती है, लेटराइट मिट्टी। अधिक वर्षा के कारण मिट्टी में उपस्थित चूना और सिलिका का अपक्षालन या निक्षालन हो जाता है, अर्थात यह जल के साथ धुल मिलकर या तो अन्यत्र चले जाते हैं अथवा छिद्र दरार के माध्यम से सतह के नीचे पहुंचकर गांठ के रूप में जम जाते हैं। ऐसी स्थिति में लोहा और बॉक्साइट के कठोर पदार्थ मिट्टी में बचे रह जाते हैं। क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जब वर्षा अधिक मात्रा में होती है तो लेटराइट मिट्टी, जो मिट्टी में उपस्थित जो चूना होता है और सिरका होता है, वो क्या होता है, पानी के साथ धुल जाता है, पानी के साथ मिल जाता है और वह अन्यत्र कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं। नहीं तो जो छिद्र होता है मिट्टी में, उसके माध्यम से उसके सतह में चले जाते हैं और सतह में चले जाने के बाद क्या होता है, गांठ के रूप में वो इस मिट्टी के सतह पर नीचे में जा कर के जम जाते हैं। और ऐसी स्थिति में लोहा और बॉक्साइट जैसे जो कठोर पदार्थ जो मिट्टी में होता है, वो क्या होता है, मिट्टी में ऊपर बच जाता है, बचे रह जाते हैं। इसी मिट्टी को क्या बोलते हैं, लेटराइट
मिट्टी बोला जाता है, जिसमें क्या होता है चूना और सिलिका मिट्टी में के साथ धुलकर आपस में कहीं अन्यत्र चल जाते हैं और बॉक्साइड और आयरन लोहा की मात्रा उस मिट्टी में बचा रह जाता है। इसको लैटराइट मिट्टी कहा जाता है। लौ ऑक्साइड की अधिकता के कारण इस मिट्टी का रंग क्या होता है, लाल होता है। उसमें भी हमने देखा था कि लौ ऑक्साइड की अधिकता के कारण रेड सॉइल का कलर कैसा था, लाल था। और इसमें भी हम देखेंगे लेटराइट में लेटराइट का कलर कैसा होता है, लाल होता है। किसके कारण, लौ ऑक्साइड के अधिकता के कारण इस मिट्टी का कलर भी लाल ही होता है, रेड होता है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा और पोटास की कमी होती है। इसी में जंगली भागों को छोड़कर ह्यूमस का भी अभाव होता है। देखिए लेटराइट मिट्टी जो जंगल में है वहाँ पर वर्षा कम होगा, जिसके कारण क्या होता है कि वहाँ पर जो सिलिका होता है, चूना होता है, उसका अपक्षालन कम होता है, उसका निक्षेपण कम होता है। वो कम माने वर्षा का जल होता है उसके साथ बहुत कम मात्रा में घुलता है, जिसके कारण वहाँ ह्यूमस का अभाव नहीं होता, वहाँ कुछ ह्यूमस होता है। लेकिन जो वन का क्षेत्र है, लेटराइट मिट्टी जहाँ है, जहाँ जंगल नहीं है, वन का क्षेत्र है, वहाँ वर्षा अधिक मात्रा में होती है और वहाँ चूना सिलिका दोनों साथ में मिलकर दूर चला जाता है। बॉक्साइड लोहा प्रेजेंट रहता है उस मिट्टी में, जिसके कारण उसमें ह्यूमस की भी अभाव हो जाता है। तो यह मिट्टी अम्लीय प्रकार की होती है। जैसे ही मिट्टी में सिलिका और चूना हटेगा वैसे ही मिट्टी क्या हो जाएगी, अम्लीय प्रकार की हो जाएगी। इस मिट्टी की खेती संभव नहीं है। चाय का उत्पादन होता है, तो चाय के उत्पादन किस मिट्टी में होता है, तो याद रखिएगा ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लेटराइट मिट्टी में चाय का उत्पादन अधिक होता है, याद रखिएगा। चाय का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, तो लेटराइट मिट्टी में। भारत में यह मिट्टी पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिमी ढाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, पूर्वोत्तर भारत के मेघालय, असम उसके आसपास पाए जाते हैं, क्योंकि ये सब पर्वतीय प्रकार के स्टेट है जहाँ पर कि पहाड़ पर्वत की संख्या ज़्यादा है, वहाँ पर ढाल होता है, वर्षा होती है और क्या होता है, चूना और सिलिका धूल के चले जाते हैं और वहाँ पर सिर्फ लोहा बॉक्साइट की मात्रा बची रहती है। और वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होता है, चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल और असम में होता है। तो चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल और असम में। नेक्स्ट हम जलोढ़ मिट्टी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे। इसका पीडीएफ भी हम टेलीग्राम ग्रुप में दे रहे हैं, आप वहाँ से पढ़ेंगे और जो भी नहीं समझ में आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।